हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया इज बिगेस्ट बायर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। India is the largest buyer of COVID-19 vaccine in the world with 1.6 billion doses. According to global analysis, a number some scientists say could cover 800 million people or 60% of population. So India वर्ल्ड की नंबर वन कोविड-19 वैक्सीन बायर बन चुकी है, जो कि 1.6 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन खरीदा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इतनी वैक्सीन 800 मिलियन पीपल को आसानी से वैक्सीनेट कर सकती है, जो कि 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है। इंडिया हैज परचेज 500 मिलियन डोजेस ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैंडिडेट, 1 billion from the US company Novavax, and 100 million doses of the Sputnik V candidate from Russia's Gamaleya Research Institute, according to the US-based Duke University Global Health Innovation Center. So, US-based Duke University Global Health Innovation Center की रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 500 मिलियन डोजेस खरीदी है, 1 बिलियन डोजेस नोवावैक्स वैक्सीन खरीदी है जो कि यूएस कंपनी नोवावैक्स ने निकाला है, और 100 मिलियन डोजेस स्पुतनिक वी का खरीदा गया है जो कि रशिया की गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, convicts to compensate victims of crime in Delhi. Delhi is going to be first city in the country where victims of crime ranging from rape, murder or theft will be financially compensated by the convict for physical injuries, emotional and psychological trauma and even funeral expenses. So दिल्ली ये पहली सिटी बनेगी इंडिया में जो ये लॉ को लॉन्च कर रही है कि जहाँ पे जो क्राइम होता है, जिसके ऊपर क्राइम होता है, उसकी इंजरीज, उसका इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और अगर यह कोई मर्डर केस होता है तो उसकी फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये हर एक चीज का खर्चा जिसने किया है उसको उठाना पड़ेगा, उसको हर एक चीज का खर्चा देना पड़ेगा। द कॉम्पनसेशन और रेस्टिट्यूशन विल बी पेड बाय द कन्विक्ट, कन्विक्ट को पे करना पड़ेगा जिसने ये क्राइम किया है, एंड मे हैव अ बियरिंग ऑन द फाइनल सेंटेंसिंग इफ द कोर्ट एंड द विक्टिम अग्री। और अगर कोर्ट और विक्टिम जिसके साथ ये हुआ है, ये दोनों अगर सहमत हुए तो उसको और भी ज्यादा सजा सुनाई जाएगी। टू डिटरमाइन अ जस्ट एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द कोर्ट शैल पे ड्यू रिगार्ड टू नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स सच एज इमोशनल ट्रॉमा और harm, nature and severity of physical injury, type and duration of medical intervention required, nature and duration of physical health problem, loss of life, loss of affection and companionship, loss of reputation. So restitution तो मिल जाएगा, जो अमाउंट होता है, जो खर्चा उठाना है वो तो जिसने किया है वो करेगा, लेकिन कोर्ट को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर है, जो चीज पैसे से नहीं लाई जा सकती, वो चीज कोर्ट को पे करना पड़ेगा। जैसे कि जो इमोशनली ट्रॉमा होता है, जो इमोशनली हर्ट होती है, या फिर जो फिजिकल इंजरी है, जो मतलब अंदर ही फिजिकल इंजरी होती है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर जो रेपुटेशन लॉस होता है, या किसी का मरने का खबर था, लॉस ऑफ लाइफ, अब कोई मर जाता है तो उससे पैसे दे के वापस नहीं ला सकते। सो ये सब जो है ये कोर्ट को पे करना पड़ेगा विथ ड्यू रिगार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट सेट फॉर लॉन्च। Lok Sabha Speaker Om Birla on Saturday said Prime Minister Narendra Modi would on December 10 lay the foundation stone of the new parliament building, which would be a symbol of Atmanirbhar Bharat and the temple of democracy for independent India. So December 10 को पहली फाउंडेशन स्टोन लगवाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो तैयार हो रही है उसकी, और
उनका ये कहना है कि ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सिंबल होगा आत्मनिर्भर भारत का एंड टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का. The new building would be built adjacent to the existing building over 22 month. So जो पुरानी बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, उसके साथ ही होगी न्यू बिल्डिंग, लेकिन वो तैयार होने में 22 मंथ लगेगी. The building to be constructed by Tata Projects Limited at 971 करोड़ रुपीस. और ये बिल्डिंग टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट करेगी, बनाएगी, और इस पे खर्चे होने वाली है 971 करोड़ रुपीस. Would have a built-up area of 64,500 square meters over 4 floors. ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग होगी जिसका स्क्वायर मीटर्स होगा 64,500 स्क्वायर मीटर्स. सो आई डोंट नो इसका नेसेसिटीज क्या था, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी बहुत ज्यादा ही गिर रहा है, एंड अभी वो -9.7 में है, जो कि माना जा रहा है कि 7.5 तक आएगा. लेकिन टू मेक दिस बिल्डिंग, टू स्पेंड 971 करोड़ रुपीस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जहां पे इकोनॉमी इतनी गिर रही है, ये शायद सही नहीं है. लेकिन मे बी इसमें कोई फैक्टर हो सकता है to become the economy. So we'll see that in future. Next point. States with stress groundwater trade most cereals. States with critical low groundwater reserves were responsible for 41% or about 38.6 million tons of India's domestic cereal trade. So सीरियल ट्रेड सीरियल मतलब होता है जो दाल होते हैं, जो दाल ये सब की जो ट्रेड होती है. सो सीरियल तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज की जाती है सीरियल बनाने में. सो ग्राउंड वाटर की वजह से सीरियल का ट्रेड डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा हुआ है. एंड ये देखा गया है कि जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गई थी, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बहुत कम हो गई थी, वहां पे सीरियल ट्रेड भी गिर चुका है. सो जो स्टेट्स में ग्राउंड वाटर मीन्स जो मिट्टी के नीचे की जो पानी होती है, वो ग्राउंड वाटर को रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे यूज किया जाता है मल्टीपर्पज टास्किंग के लिए. कोई उसे इरिगेशन के लिए यूज करते, कोई उसे सीरियल दाल ये सब उगाने के लिए यूज करते हैं, कोई उसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी यूज करती है, घर घर वाटर पहुंचाती है. लेकिन ग्राउंड वाटर डोमेस्टिकली सीरियल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखा गया है कि जहां पे लो ग्राउंड वाटर हुआ है वहां पे सीरियल ट्रेड जो है वो गिर चुका है. So, states with critical low groundwater reserve were responsible for 41% or about 38.6 million tons of India's domestic cereal trade. तो जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत लो थी वहां पे देखा गया है कि 41% ही सीरियल ट्रेड हुई है. दिस वर्कड आउट टू नियरली 39% ऑफ इंडियाज टोटल ग्राउंड वाटर बीन यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग सीरियल अमंग स्टेट्स. सो देखा गया है कि ग्राउंड वाटर 39% सिर्फ सीरियल के ही यूज की जाती है. Moreover, a further 21% of domestically produced cereals were exported from 6 states with semi-critical or critical groundwater status equivalent to 32% of groundwater. According to analysis by scientists spanning multiple institutions in India and abroad, the study appears in the peer-reviewed environmental research letter. So ये देखा गया है कि ये सीरियल जो बनाने में इतनी ज्यादा ग्राउंड वाटर लग रही है, तो ये एक क्रिटिकल मैटर हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं, ये 6 स्टेट्स में ये हो रहा है, और 32% ग्राउंड वाटर इस पे ही चली जा रही है. जैसे कि हम लोग को पता है कि 97% वाटर इन इंटायर वर्ल्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ओशन वाटर होता है. हमारे पास सिर्फ 2.7% वाटर होता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ह्यूमन यूज होती है, उनमें से ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा होती है. तो अगर हम लोग 32% ग्राउंड वाटर सीरियल बनाने में लगा लेंगे तो फिर वो दूसरे कामों के लिए बहुत कम पड़ जाएगी, और वैसे ही वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है.
Cereals are the source of about half the energy that an average Indian gets from her diet. Within them, rice and wheat dominate cereal production, and it's also known that they are intensely water consumptive crop. So इंडिया में सबसे ज्यादा दाल चावल यही यूज होती है एंड यही ज्यादा उगाई जाती है. सो सीरियल राइस ये सब जो उगाती है तो ये बहुत ज्यादा वाटर भी यूज करती है. इसे बिना वाटर में हम लोग उगा नहीं सकते. सो इट्स वेरी वाटर कंजम्पटिव क्रॉप्स. नेक्स्ट, people have right to demonstrate peacefully. UN spokesperson on farmers protest. People have right to demonstrate peacefully, and authorities need to let them do so. So, UN spokesperson of Secretary General स्टीफन जुरेक का ये कहना है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रही है अनलॉफुल रिफॉर्म्स, जो एग्रीकल्चर बिल पास की गई है, एग्रीकल्चर लॉ पास की गई है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही है उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शंस भी लिया जा रहा है. अथॉरिटीज उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है, उन्हें मान रही है. सो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि जो फार्मर डेमोस्ट्रेट कर रही है पीसफुली, वो लोग कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर रही है, वो लोग बैठ के पीसफुली डेमोस्ट्रेट कर रही है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है. सो वो करने देना चाहिए एंड अथॉरिटीज को उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए. The comment is the latest addition to a show of support for farmers who have been protesting in the outskirts of the national capital for the last 10 days. So last 10 days से ये farmers protest चल रहा है और यूएन की तरफ से ये कमेंट आना ये फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ. The remark from the UN comes a day after the Ministry of External Affairs described Canadian Prime Minister Justin Trudeau's support to the protest as unacceptable interference. तो कुछ दिन पहले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी कमेंट किया था. उन्होंने भी ये कहा था कि जो फार्मर्स के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और हम लोग फार्मर्स के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, ऑलवेज खड़े रहेंगे. तो उसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने कहा है कि बाहर वाले को हमारे घरेलू मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. दिस इज अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस. हम लोग ये नहीं मान सकते कोई बाहर वाला हमें ये कह दे, ये इंटरफेयर करे, हमारे मैटर में इंटरफेयर करे. तो ये कहने के बाद यूएन की तरफ से भी ये कमेंट आया कि ये प्रोटेस्ट करने देना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसे करने देना चाहिए, अथॉरिटीज कोई एक्शन ना ले. Hours after Ministry of External Affairs described Prime Minister Justin Trudeau's support for the farmers' protest as interference, the Canadian leader said on Friday that Canada will always stand up for the right for peaceful protest and for human rights around the world. So, जब इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर ये कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस है, बाहर वाली को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके बाद कैनेडियन लीडर जस्टिन ट्रूडो ने भी ये कहा कि कनाडा हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ खड़ी रहेगी और वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के साथ भी खड़ी रहेगी पूरे वर्ल्ड पे. नेक्स्ट पॉइंट, थाई रिसर्चर्स अनअर्थ रेयर ब्राइड व्हेल skeleton. Thai researchers have unearthed a rare partially fossil skeleton belonging to the bride whale believed to be around 5,000 years old at an inland site west of Bangkok. So Thai researchers ने थाईलैंड में एक बहुत पुरानी वेल की फॉसिल स्केलेटन को ढूंढ निकाली है जो कि 5,000 years old वेल है जिसे कहा जाता है ब्राइड्स वेल. The 12.5 meter long 41 feet skeleton 41 feet लंबी skeleton मिली है और ये ढूंढा गया है एक साइकिलिस्ट जो एक साइकिल चला रही थी. साइकिलिस्ट जो होती है वो साइकिल चलाते हुए जा रहे थे तो उनको ये दिखा जो वेल का जो वर्टेब्रे होता है, जो फिन होता है, वो ग्राउंड के ऊपर से निकला हुआ था. सो
जब उन्होंने खबर दिया तो एक्सकेवेशन टीम आया, रिसर्चर्स आए और उसको निकाला। तो ये देखा गया कि वो 41 फीट स्केलेटन फिन है वेल की, और ये कहा गया है कि दिस वेल स्केलेटन इज थॉट टू बी द ओनली वन इन एशिया। एशिया में ये स्केलेटन सिर्फ एक ही था। नेक्स्ट पॉइंट, US court reinstates DSCA seeking to protest undocumented immigrants. Reversing the decision of the outgoing Trump administration, a federal court has ordered a full reinstatement of an Obama-era program that protects undocumented immigrants brought to the US as minors from deportation, a ruling that will help a large number of Indian immigrants. So, ट्रम्प जब पावर में आई थी तो उन्होंने ओबामा का एक जो प्रोग्राम था, जो इमिग्रेंट्स आती थी मेक्सिको से, इंडिया से, अफ्रीका से, कहीं से भी, वर्ल्ड के किसी कोने से भी इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आती थी, उनको ये प्रोग्राम के तहत उन्हें डॉक्यूमेंट दिया जाता था, उन्हें यूएस में रखा जाता था। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने वो प्रोग्राम को रद्द कर दिया, कहा कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स है, इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सो वो यहाँ नहीं रह सकते और वो लोग को यूएस से डिपोर्टेशन करना पड़ेगा, डिपोर्ट कर देना चाहिए, मतलब यूएस से निकाल देना चाहिए, जहां से आए वहीं भेज देना चाहिए। सो अभी जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बाहर जा रही है, दे आर गोइंग अवे, क्योंकि अब नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुकी है, सो फेडरल कोर्ट का ये कहना है कि अब ओबामा एरा प्रोग्राम जो था उससे फिर से रीस्टेटमेंट किया जाए, उसे फिर से लागू किया जाए, ताकि बहुत सी ऐसे इमिग्रेंट्स है जो अनडॉक्यूमेंटेड है और जिसे डॉक्यूमेंट देना अमेरिका का फर्ज है, बिकॉज अमेरिका इज नोन फॉर दैट थिंग। अमेरिका को उसी वजह से जाना जाता है कि हर कोई अमेरिका में आता है एक अमेरिकन ड्रीम लेके। The Trump administration tried ending the Deferred Action for Childhood Arrivals in 2017, but the US Supreme Court blocked its attempt in June. तो 2017 में ये जो ओबामा प्रोग्राम है, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल, इसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करने की कोशिश की थी 2017 में, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्लॉक कर दिया और उसके अटेम्प्ट को नाकाम कर दिया। ऑन फ्राइडे, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैरोफिस directed the Department of Homeland Security to extend the 2-year renewal of DSCA recipients and start accepting applications. तो यूएस डिस्ट्रिक्ट के जो जज है निकोलस गैरोफिस, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कहा है कि अब वो DSCA के जो रेसिपिएंट्स है जो पहले से है उनको 2 ईयर की रिन्यूअल दे, 2 ईयर की रिन्यू करवाए और नए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। Bahrain now second nation to grant Pfizer shot emergency use. The island kingdom of Bahrain said on Friday it has become the second nation in the world to grant an emergency use authorization for the coronavirus vaccine made by Pfizer and its German partner BioNTech. So after United Kingdom, अब बहरीन ने भी फाइजर वैक्सीन का यूज करने का हुक्म दे दिया है अपने कंट्री में। The confirmation of an approval by the National Health Regulatory Authority of the Kingdom of Bahrain followed thorough analysis and review undertaken by the authority of all available data. So उन्होंने जितनी भी वैक्सीन डेटाज है सबको थॉरली एनालाइज किया, उसे रिव्यू किया, उनकी रिव्यू को पढ़ा और उसके बाद इमरजेंसी यूज के लिए फाइजर को ग्रांट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और अपने कंट्री में उसकी इमरजेंसी यूज स्टार्ट करवा दी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 6 दिसंबर को कोई भी इम्पोर्टेंट डे नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का कोट है, नो वन कैन मोटिवेट और डीमोटिवेट यू, ओनली यू आर द मोटिवेटर और डीमोटिवेटर ऑफ योर्स, सो ओनली बिलीव इन योर सेल्फ। तो आज का स्टेटमेंट बहुत ही डीप स्टेटमेंट है और इसका ये मतलब है कि आप दूसरों की बातों पे डिपेंड मत करना कि आपको मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना ये आपके खुद की बात है। आप खुद को डिमोटिवेट करोगे, आप खुद को मोटिवेट करोगे। ऐसे बहुत सी लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेगी, जो कि अच्छी बात है, और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेगी।
आपको ये कहेगी कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए नहीं बना है, आप ये काम छोड़ दो, ये आप ये काम बंद कर दो, आपको ये नहीं करना है। लेकिन आपको ये नहीं सुनना। आप खुद को मोटिवेट करना, आप खुद के ऊपर बिलीफ रखना कि हाँ, यह मैं कर सकता हूँ, और देखना आप सक्सेस को ठीक अचीव करोगे। सो खुद के ऊपर भरोसा रखो, दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, एंड दूसरे क्या कह रही है उसको, वो बात को लेकर मोटिवेट होना है या डिमोटिवेट होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो अहेड एंड विन, सक्सेस को अचीव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।